नमस्कार। कभी सोचा है कि लखनऊ की जो खूबसूरत कढ़ाई है उसका हमारे संविधान से क्या कनेक्शन हो सकता है? या फिर बिहार की एक पेंटिंग का ग्लोबल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? अजीब लगता है ना? पर आज हम जनरल नॉलेज के ऐसे ही बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ेंगे और एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल यही है, लखनऊ की चिकनकारी और भारत का संविधान सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, सही कहा ना? लेकिन असल में दोनों ही भारत की पहचान के धागों से बुने हुए हैं। एक हमारी सांस्कृतिक विरासत दिखाता है तो दूसरा हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को। इस सफर में हम ऐसे ही कई अनोखे कनेक्शंस खोजने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत की सांस्कृतिक आत्मा में थोड़ा गहरा उतरते हैं। यहाँ की कला, यहाँ के नृत्य, यहाँ की भाषाएं, ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये जीती जागती कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। और हमारी पहली झलक है लखनऊ की चिकनकारी। ये सिर्फ एक कढ़ाई नहीं है, ये तो सुई और धागे से लिखी गई एक कविता की तरह है। कहते हैं कि इसकी जड़ें मुगल काल से जुड़ी हैं और आज भी अपनी नज़ाकत के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है। अब लखनऊ से सीधे चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां कलमकारी कला सांस लेती है। सोचिए, यहाँ कलाकार कलम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्याही से नहीं बल्कि नेचुरल रंगों से, जिनसे कपड़ों पर पौराणिक कथाएं जिंदा हो उठती हैं। और हाँ, कला का हमारा ये छोटा सा सफर बिहार की मधुबनी पेंटिंग के बिना तो अधूरा ही है। इसके जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और चटकीले रंग हैं, वो इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। ये कला इतनी वाइब्रेंट है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता दुलारी देवी जैसी कलाकारों के जरिए नेशनल स्टेज पर भी छाई रही। भारत की डाइवर्सिटी सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं है, इसके लोक नृत्यों में भी धड़कती है। एक तरफ कश्मीर की वादियों में रऊफ की धीमी खूबसूरत गति है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में घूमर के चक्कर। हर राज्य की अपनी एक अलग ताल है, अपनी एक अलग कहानी। अच्छा, नृत्य से संगीत पर आते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान बन गए हैं, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम सुनते ही बांसुरी की धुन याद आती है, या उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम सुनते ही तबले की थाप। इन महान कलाकारों ने भारतीय संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। अब एक सवाल पूछता हूं, भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी कि शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुछ समय पहले तक इसका जवाब कुछ और था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यह हमारी भाषाई विविधता का एक शानदार जश्न है ना? जी हां, 2024 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और असमिया, इन 5 भाषाओं को भी अब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। तो अब ये भाषाएं भी तमिल और संस्कृत जैसी प्रतिष्ठित भाषाओं की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। तो ये जो इतनी सारी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता हमने देखी, इसे एक साथ कौन सी चीज बांध कर रखती है? वो है हमारा संविधान। चलिए अब देश की इस कानूनी बुनियाद को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारा संविधान नागरिकों के लिए एक बहुत ही लॉजिकल रास्ता बनाता है। सबसे पहले पार्ट 2 में ये बताता है कि इस देश का नागरिक कौन है। फिर पार्ट 3 में उन्हें मौलिक अधिकार देता है। इसके बाद पार्ट 4 में सरकार को गाइडलाइंस देता है और आखिर में पार्ट 4A में नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। मतलब अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। और बात सिर्फ अधिकारों और कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं है। हमारा संविधान देश को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। चाहे वो गांव के लेवल पर पंचायतों का शासन हो, या निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन हो, या फिर किसी राष्ट्रीय संकट के लिए इमरजेंसी के प्रावधान हो, सब कुछ इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब इसे समय के साथ बदला जा सकता है। और ये बदलने की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 में है, ये आइडिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ये दिखाता है कि अच्छे विचार कहीं से भी अपनाए जा सकते हैं। चलिए अब भारत से निकलकर दुनिया का एक क्विक टूर लगाते हैं। कुछ प्रमुख देश, उनकी राजधानियां और उनकी करेंसीज पर एक तेज नजर डालेंगे। एशिया में देखें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला और करेंसी है पेसो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट कर रहा है। तो मतलब दुनिया का नक्शा हमेशा बदलता रहता है। अब दुनिया के दूसरे कोनों में चलते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, ऑस्ट्रेलिया की बहुत लोग सिडनी सोचते हैं, पर वो है कैनबेरा। और कनाडा की है ओटावा। ये कुछ ऐसी सामान्य जानकारियां हैं जो अक्सर हमें चौंका देती हैं। तो चलिए वापस भारत पर आते हैं, लेकिन इस बार देखेंगे ग्लोबल स्टेज पर इसका क्या रोल है।
आजकल दुनिया में नए नए गठबंधन बन रहे हैं और भारत की साझेदारी भी एक नई दिशा ले रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आजकल काफी कुछ चल रहा है। बड़े बड़े गठबंधन जैसे कि नेटो और एससीओ अपना विस्तार कर रहे हैं। स्वीडन का नेटो में शामिल होना हो या बेलारूस का एससीओ का हिस्सा बनना, ये सब बदलते हुए ग्लोबल समीकरणों का साफ संकेत है। इन सबके बीच भारत भी कई देशों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां कर रहा है, जैसे हेल्थ सेक्टर में लाइबेरिया के साथ, क्लीन एनर्जी के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर समझौता और रेलवे लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए रूस के साथ एक डील। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी विविध है। अब ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स होती हैं, ये अक्सर पर्यावरण और ज़मीनी हकीकत जैसे मुद्दों से भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए अब अपना ध्यान भारत के भूगोल और पर्यावरण से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स पर लाते हैं। भारत के अंदर विकास की कहानी कितनी अलग अलग है, इसका एक बढ़िया उदाहरण देखिए। 2011 की जनगणना के हिसाब से एक तरफ गोवा है जो सबसे ज़्यादा शहरी राज्य है, और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश जो सबसे कम शहरी है और अपनी ग्रामीण जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और मजेदार ज्योग्राफिकल फैक्ट, क्या किसी को पता है कि भारत का अपना नियाग्रा फॉल्स भी है? जी, ये है छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात। और छत्तीसगढ़ सिर्फ झरनों के लिए ही नहीं, बल्कि कांगेर घाटी जैसे नेशनल पार्क और भिलाई स्टील प्लांट जैसी इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। और जब हम पर्यावरण की बात कर ही रहे हैं, तो वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। इसी से निपटने के लिए ब्लू स्काई इनिशिएटिव जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, और इस मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज भी मनाया जाता है। तो देखिए, हमने भारत की संस्कृति से शुरू किया, फिर उसके संविधान को समझा और फिर दुनिया के बदलते राजनीतिक समीकरणों तक का सफर तय किया। ये सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर ही तो एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे नेटो और ब्रिक्स जैसे गठबंधन बढ़ रहे हैं, क्या हम एक नई तरह की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।